Hello futures, welcome to Radhe tutorial and I am here with another video on my YouTube platform। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं a most important chapter of biology class 12 human health and diseases। It is a most important chapter। सिर्फ इसी रिस्पेक्ट में नहीं कि आप नीट का तैयारी करें, आप आगे के लाइफ में डॉक्टर्स लाइफ में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कुछ डिजीज़ेस के बारे में। इस चैप्टर में हमको बहुत से इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना है एंड इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब हमारे चैनल पे आपको इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। द चैप्टर इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बायोलॉजी क्लास 12। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ? इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। तो जब भी हेल्थ की बात आती है, आप किसी से भी पूछेंगे तो हेल्थ का मतलब आप लोग भी समझते होंगे कि हेल्थ का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को कोई भी डिजीज नहीं है और वो फिजिकली फिट है, दैट इज हेल्दी। बट इट इज रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है। हेल्थ का मतलब है कि वो पर्सन हर एक डायमेंशन में, दैट इज अगर वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, सभी डायमेंशन में वो टोटली वेलबींग हो। और इसके अलावा एब्सेंस ऑफ डिजीज तो हो ही और फिजिकल फिट हो ही, बट इसके अलावा मेंटली और सोशल भी वेलबींग हो, उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे एंड दैट इज हेल्थ। तो हेल्थ का प्रॉपर डिफिनेशन है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely an absence of disease or physical fitness। हेल्थ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड अ परफेक्ट बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द बॉडी। इसका मतलब है कि हेल्थ हम उसको भी बोलेंगे अगर हमारा जो ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स है वो अगर ठीक से काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट हार्मोनिक में काम कर रहा है, और देयर इज ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द बॉडी, हमारे सराउंडिंग में और बॉडी अगर हेमियोस्टेसिस का प्रॉपर काम चल रहा है, तो हम इस कंडीशन को हेल्थ बोलेंगे। ओके, उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे। उसके बाद अगर हेल्थ के बाद हम आते हैं डिजीज पे। व्हाट इज डिजीज? तो डिजीज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी कंडीशन विच इंटरफेयर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्पेयर्स द हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन है अगर सारा कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, दैट इज हेल्थ। व्हाट इज डिजीज? ऐसा कोई भी कंडीशन जो हमारे उस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के साथ इंटरफेयर करे, दैट इज डिजीज। एंड विच इम्पेयर्स द हेल्थ, जो हेल्थ को रिड्यूस करे, दैट इज डिजीज। नाउ हम टाइप्स ऑफ डिजीज पे आते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्टियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज हम उस डिजीज को बोलेंगे दैट इज ट्रांसमिटेबल, दैट इज वो एक पर्सन से, दैट इज अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अगर वो माइग्रेट करे, ट्रांसमिट हो जाए, उस डिजीज को हम बोलेंगे इन्फेक्टियस डिजीज या फिर ट्रांसमिटेबल डिजीज। एग्जाम्पल एड्स इज ए डिजीज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जस्ट इसका उल्टा, ऐसा डिजीज जो नॉन ट्रांसमिटेबल हो, जो एक अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं करे, उस डिजीज को हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। एग्जाम्पल इज कैंसर। इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू कॉन्जेंशियल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो डिजीज को हम कॉन्जेंशियल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज कॉन्जेंशियल डिजीज एंड व्हाट इज एक्वायर्ड डिजीज? आइए हम समझते हैं इसको। कॉन्जेंशियल डिजीज हम उस डिजीज को बोलेंगे दैट इज इनबॉर्न। ठीक है, अगर कोई चाइल्ड बॉर्न किया, ओके, जन्म लिया, तो जन्म से ही अगर उसमें डिजीज आ जाए, फ्रॉम जन्म मतलब कि वो जन्म से पहले से ही वो अफेक्टेड हो उस डिजीज से, तो उस डिजीज को हम बोलेंगे कॉन्जेंशियल डिजीज। दैट इज इनबॉर्न डिजीज विच आर जनरली इनहेरिटेबल, जो उसके मदर से, जब वो मदर के ओम्ब में था तभी उसमें डिजीज वो आ गया फ्रॉम इट्स मदर, फ्रॉम मदर, दैट इज इट इज इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट हुआ मदर से, उस डिजीज को हम बोलेंगे कॉन्जेंशियल डिजीज। यानी कि ऐसा डिजीज जो कोई इनबॉर्न से ही प्रेजेंट हो, जब जन्म ले तभी से वो डिजीज प्रेजेंट हो उस पर्सन के अंदर, उसको हम कॉन्जेंशियल डिजीज बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। अब जनरल सी बात है कि अगर इनबॉर्न डिजीज होगा, ओके, तो वो पक्का मदर से ही ट्रांसमिट हुआ होगा बच्चे में। सेकेंड इज एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जस्ट इसका उल्टा होता है। एक्वायर्ड डिजीज उस डिजीज को बोलेंगे जो आफ्टर बर्थ डिजीज हो जाए, यानी कि पर्सन के लाइफ टाइम में अगर वो डिजीज एक्वायर्ड कर ले पर्सन, दैट डिजीज इज एक्वायर्ड डिजीज एंड इट इज जनरली नॉन इनहेरिटेबल।
वो नॉन इनहेरिट होता है, यानी कि उनके अगले जनरेशन में वो डिजीज नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि टाइफॉइड, कैंसर एटसेट्रा, ये सब एक्वायर्ड डिजीज है। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं ओके हमारे आसपास जो उस डिजीज को कॉज करते हैं। हम उस जनरली 5 एजेंट्स होते हैं। इट इज बायोलॉजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, न्यूट्रिटिव एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स एंड मैकेनिकल एजेंट। हम सभी एजेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल एजेंट? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स हम उन एजेंट्स को बोलेंगे जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोब्स, वायरस, ये सब जो भी ऑर्गेनिजम्स है ओके जीव जंतु जो डिजीज पैदा करते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं किसी हेल्दी पर्सन में, उसको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलेंगे, या उनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज पैथोजेंस। इसके अलावा देखिए केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स क्या होता है? केमिकल, जो केमिकल के द्वारा जो डिजीज हो, ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं इंडोजेनस और एक होते हैं एक्सोजेनस। व्हाट इज इंडोजेनस? इंडोजिनस जो हमारे अंदर हो ओके जैसे कि हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया हो गया, या किसी और एनिमल में नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड, या किसी हार्मोन्स की वजह से जो डिजीज हो, जो हमारे अंदर हो, क्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो केमिकल प्रेजेंट हो और उसके कारण कोई डिजीज हो जाए, दैट इज इंडोजेनस केमिकल एजेंट्स। और एक्सोजेनस केमिकल एजेंट यानी वो केमिकल के वजह से तो हो बट वो एक्सोजेनसली प्रेजेंट हो, दैट इज डस्ट, एलर्जन। जनरली एलर्जन के कारण बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, तो वो सब एक्सोजेनस केमिकल एजेंट्स में आ जाएंगे। फिर से आएगा न्यूट्रिटिव एजेंट्स। न्यूट्रिटिव एजेंट्स में आता है मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड वाटर। इन न्यूट्रिटिव एजेंट के कारण जो डिजीज हो जाए उसको हम न्यूट्रिटिव एजेंट्स बोलेंगे। फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में आता है जैसे कि हीट, फिजिकली जो डिजीज कॉजिंग पार्ट हो, दैट इज हीट हो गया, जैसे कि स्ट्रोक आना। कोल्ड हो गया, कोल्ड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट होता है हम लोग में। रेडिएशंस के कारण जो डिजीज होता है, रेडिएशन के कारण स्किन कैंसर होता है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। फिर साउंड के कारण जो हमारा इम्पेयर इन हियरिंग, उसके साउंड के कारण होता है, ये सभी फिजिकल एजेंट्स में आते हैं। एंड मैकेनिकल एजेंट जैसे कि इंजरीज हो गया, फ्रैक्चर्स हो गया, जो मैकेनिकली जो डिजीज कॉज करे, दैट इज मैकेनिकल एजेंट। तो टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एजेंट्स दैट कॉज डिजीजेज, दैट इज बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो पैथोजेंस हो गए, केमिकल एजेंट, केमिकल्स हो गए, न्यूट्रिटिव एजेंट न्यूट्रिशन के कारण, फिजिकल एजेंट्स फिजिकली जैसे हीट, कोल्ड, रेडिएशंस, मैकेनिकल एजेंट मैकेनिकली जो डिजीज कॉज करते हैं उनको मैकेनिकल एजेंट्स बोलेंगे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पैथोजेंस। व्हाट इज पैथोजेंस? अभी हमने बताया कि बायोलॉजिकल एजेंट्स को ही पैथोजेंस कहा जाता है, यानी वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स मल्टीप्लाई, यानी ये हमारे अंदर बहुत सारे तरीके से इंटर कर जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज। तो सारे डायमेंशन जो हमने बताया, फिजिकली, मेंटली, सोशली, सारे डायमेंशन में हमको वो हमारे हेल्थ को इम्पेयर करते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलेंगे। आप ऐसे समझिए कि पैथोजेंस एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, ये सब ऐसे ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक्सेप्शन है वायरस का, विच कॉजिंग डिजीज, विच कॉज डिजीज इन अस, विच इम्पेयर्स आवर्स हेल्थ। दैट इज वो क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके से हमारे अंदर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करते हैं। अब जैसे वो हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करने लगेंगे तो हमारे अंदर मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल डैमेज तो होना ही है। इट हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। पैथोजेंस का एक खास बात है कि वो हमारे अंदर आएंगे और डिजीज कॉज करेंगे, बट उनको हमारे अंदर के इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पैथोजेंस जो हमारे स्टमक के अंदर आ गया और वहाँ पे हमें डिजीज कॉज किया स्टमक में, ओके तो हमको पता है कि स्टमक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज एसिडिक कंडीशन है हमारे स्टमक में। तो उस पैथोजेंस को सबसे पहले उस एसिडिक कंडीशन के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेता है, दैट इज वहाँ पे वो अडेप्ट हो जाता है, उसके बाद वो हम पे अटैक कर सकता है।
पैथोजेंस जैसे कि हमने बताया कि बैक्टीरिया इज ए पैथोजेंस, वायरस, हेलमिंथ्स, प्रोटोजोन्स, फंगी आर द एटसेट्रा आर द पैथोजेंस। उसके बाद हम देखते हैं डिजीज सिम्टम्स। व्हाट इज डिजीज सिम्टम्स? Disease shows certain abnormal changes in the functioning or the appearances of one or more symptoms of the body called disease symptoms. तो जनरली हमको पता चलता है कि हमारे अंदर डिजीज है या किसी और पर्सन के अंदर डिजीज है उनके सिम्टम्स को देख के। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सिम्टम। सिम्टम ऐसा चेंज है, एबनॉर्मल चेंज। कुछ दिन पहले ये पर्सन एकदम फिट लग रहा था, आज कुछ वीक लग रहा है, कुछ उसके अंदर चेंज आ गया है जो हमें अपीयर हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड डिजीज सिम्टम्स। उनके अंदर पक्का कोई डिजीज हुआ है जिसके कारण वो सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं व्हाट इज डिजीज सिम्टम्स। तो इस डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। डिजीज शो सर्टेन एबनॉर्मल चेंजेस, कुछ ऐसा एबनॉर्मली चेंज हो जाता है उस पर्सन के अंदर। किस किस चीज में चेंज होता है? इन द फंक्शनिंग, या तो फंक्शनिंग के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, या अपीयरेंसेस यानी बाहर से देखने में कुछ चेंज आ जाएगा। तो अपीयरेंसेस हो या फिर फंक्शनिंग में चेंज हो, दैट इज डिजीज सिम्टम्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और यही हमें खास के पढ़ना है। व्हाट इज द, इसमें हमें पढ़ना है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कॉजिंग डिजीज। तो अब हम देखेंगे कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के और वो कौन से डिजीज कॉज करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ बैक्टीरिया। ओके, एंड इट इज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है ये हमारे अंदर आएंगे, अडेप्ट करेंगे हमारे इन्वायरमेंट के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट अबाउट सैल्मोनेला टाइफी, इट कॉज टाइफॉइड फीवर। तो आपने नाम सुना होगा टाइफॉइड फीवर के बारे में। ओके, दैट टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। इट इज अ ग्राम निगेटिव बैसिलस बैक्टीरियम। ये ग्राम निगेटिव बैसिलस बैक्टीरियम है। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव पढ़ाया गया होगा। तो सैल्मोनेला टाइफी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट इज इट इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट थ्रू ब्लड। तो हमारे फूड एंड वाटर के साथ ये कॉन्टामिनेट हो जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड होते हैं एंड माइग्रेट थ्रू ब्लड, यानी ये हमारे अंदर फूड एंड वाटर के थ्रू आते हैं। मैंने बोला था कि पैथोजेंस डिफरेंट मीन्स से हमारे अंदर घुस सकते हैं। तो ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया या तो फूड्स के माध्यम से या वाटर के माध्यम से हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारे अंदर आने के बाद ये पूरे बॉडी में थ्रू ब्लड माइग्रेट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखें टाइफॉइड फीवर के बारे में। सो टाइफॉइड फीवर इज द फिफ्थ मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फिफ्थ मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज है, दैट इज टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या आते हैं सैल्मोनेला टाइफी में? सिम्टम्स क्या आते हैं? तो सस्टेन्ड हाई फीवर। सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड फीवर कॉज करता है उसमें सिम्टम्स क्या क्या है? तो इट इज सस्टेन्ड हाई फीवर हो जाएगा हमारे, वीकनेस आएगा, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, हेमोरेज और इंटेस्टिनल उल्सरेशन। इतने सारे सिम्टम्स अगर अपीयर होते हैं किसी नॉर्मल ह्यूमन में तो पक्का वो टाइफॉइड फीवर के यानी कि सैल्मोनेला टाइफी के कांटेक्ट में आ गया और उनको टाइफॉइड फीवर है। तो इन सिम्टम्स को देख के हम पता कर सकते हैं कि द मैन हैव अ टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द कॉज, व्हाट इट्स कॉज। तो सैल्मोनेला टाइफी करता क्या है? तो जो टाइफॉइड फीवर हमें करता है उसमें उसके होता यह है कि देयर इज इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है एंड इट मे लीड टू डेथ। तो डेथ भी यहाँ पे किसी किसी केस में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डायग्नोसिस। तो वाइडल टेस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि टाइफॉइड फीवर को पता करने का तरीका क्या है। व्हाट इज द टेस्ट, किस टेस्ट के हेल्प से हम पता कर सकते हैं द मैन हैव टाइफॉइड फीवर, एंड दैट इज वाइडल टेस्ट। तो वाइडल टेस्ट किया जाता है। सो टाइफॉइड इज कंफर्म बाय दिस टेस्ट। तो आप इसको पक्का याद कर लीजिएगा, दैट इज वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट इज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के यानी व्हाट इज द प्रिवेंशन, क्या क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचने के लिए।
तो हम प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ ह्यूमन फिकस, तो होता यह है कि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने की वजह से हमारा फूड और वाटर कॉन्टामिनेट हो जाता है बाय दिस बैक्टीरिया। सो हमें करना क्या चाहिए, देयर इज अ प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ ह्यूमन फिकस, स्क्रीनिंग ऑफ वाटर एंड फूड सोर्स, हमें फूड सोर्स और वाटर सोर्स को ढक के रखना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन टैब प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 ईयर। तो अगर हम वैक्सीन टैब लेते हैं तो हमें 3 ईयर्स तक इम्यूनिटी मिल सकता है। टाइफोरल ओरल वैक्सीन, हम वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। कौन सा वैक्सीन? टाइफोरल ओरल वैक्सीन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज थेरेपी, तो कौन कौन सा ड्रग हम यूज कर सकते हैं इस टाइफॉइड फीवर के अगेंस्ट। द स्टैंडर्ड ड्रग इज क्लोरमफेनिकॉल, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्लोरमफेनिकॉल ड्रग लिया जाता है इन द केस ऑफ टाइफॉइड फीवर। इसके अलावा एम्पिसिलिन लिया जाता है, इसके अलावा क्लोरोमाइसिटीन लिया जाता है। तो क्लोरमफेनिकॉल, एम्पिसिलिन एंड क्लोरोमाइसिटीन आर टेकन इन केस ऑफ टाइफॉइड फीवर। Now, most important point, Mary Mallon, nicknamed Typhoid Mary, a classic case in medicine. तो इन फील्ड ऑफ मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत क्लासिक केस है मैरी मेलोन का। मैरी मेलोन एक पर्सन थे जिनको टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉम प्रोफेशन से कुक थी और ये इनको टाइफॉइड फीवर था और ये बहुत साल तक कुक का जॉब करती रही, जिसके कारण जो भी इनके खाने के कांटेक्ट में आए, यानी इनके जो ये प्रोफेशन बाई कुक थी, तो ये जब खाना बनाती थी तो इनका खाना जो भी खाता था उनको टाइफॉइड फीवर हो गया। तो इसलिए इनका नाम मैरी मेलोन से निकनेम कर दिया गया टाइफॉइड मैरी। इट इज ए क्लासिक केस इन मेडिसिन। सो सी इज बिकॉज सी इज प्रोफेशन बाई कुक, वो कुक थी, तो वो उनके खाने के थ्रू, क्योंकि जो टाइफॉइड फीवर है वो फैलता है थ्रू फूड एंड वाटर। ओके, जब फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाता है किसी अफेक्टेड पर्सन से, तो इनके कारण बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड हुआ था। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उससे पहले हम देख लेते हैं, इट इज सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ओके मैं पहले इरेज कर देता हूँ इसको। ये जो बैक्टीरिया है दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, ये सैल्मोनेला टाइफी है। इनके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हम देखते हैं नेक्स्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये भी एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हाँ, तो इनके बारे में पहला पॉइंट है, इट इज अ डिप्लोकोकस बैक्टीरियम। आपने फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आप रिकैप कीजिए, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वहाँ पे हमने पढ़ा होगा कोकस बैक्टीरिया के बारे में, ऐसा बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये रहा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें आप देखिए कि जो बैक्टीरिया है वो स्फेरिकल शेप का हो, और डिप्लोकोकस का मतलब है दो स्फेरिकल शेप होंगे आप प्रेजेंट। तो ये जो है ये आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का स्ट्रक्चर है। तो इट इज अ डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, यानी कि दो स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। इनके बारे में बताया जा रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये बेसिकली निमोनिया कॉज करते हैं। तो जो हमारे में अंदर जो निमोनिया होता है ये इन बैक्टीरिया के कारण होता है। इन बैक्टीरिया के अलावा माइकोप्लाज्मा और वायरसेस, इनके द्वारा भी निमोनिया हो सकता है। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ कोविड-19। ओके, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, वो भी एक तरह का वायरस है। तो कोरोना वायरस में भी निमोनिया के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि जिस पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है उनमें निमोनिया हुआ है, दैट इज वो वायरस भी हमें निमोनिया कॉज करते हैं। सेकेंड पॉइंट अबाउट इट इज इट इन्फेक्ट एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये एल्वियोलाई है, ब्रैकेट ऑफ द लंग्स, इट इन्फेक्ट एल्वियोलाई होता है। तो निमोनिया में होता क्या है, एक होता है कॉमन कोल्ड, एक होता है निमोनिया। कॉमन कोल्ड में हमारा ऊपर का पार्ट, यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर का पार्ट अफेक्ट होते हैं, और निमोनिया में नीचे का पार्ट अफेक्ट होता है, यानी कि बेसिकली हमारा मेन लंग्स का जो पार्ट है वो अफेक्ट होता है निमोनिया में, दैट इज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई यहाँ पे इन्फेक्ट होता है। होता यह है कि द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो जब भी निमोनिया होता है तो हम एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, फ्लूइड भर जाते हैं, जिसके कारण हमारे रेस्पिरेशन करने में दिक्कत आने लगती है, ब्रीदिंग में दिक्कत आने लगती है।
थर्ड पॉइंट इज इट इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पर्सन, तो ये बेसिकली ओल्ड एज पर्सन में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि द टाइम ऑफ मतलब कि वैसे टाइम जो जिस जब तक निमोनिया रहता है किसी आदमी में, दैट इज 1 to 3 days, यानी कि जब पर्सन सफर करता है कितने दिनों तक, 1 से 3 दिन तक, मतलब 1 से 3 दिन लेता है ये इन्फेक्ट करने में पर्सन को। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सिम्टम, तो निमोनिया के सिम्टम क्या है, देयर इज अ फीवर होगा, चिल्स, कफ एंड हेडेक, लिप्स एंड फिंगर टर्न ब्लूइश इन कलर, तो हमारा जो लिप्स होगा और फिंगर्स होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निमोनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्शन ऑफ लिम्फ एंड म्यूकस इन द ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, तो निमोनिया में होता क्या है कि लिम्फ और म्यूकस हमारे एल्वियोलाई और ब्रोंक्यूल्स इन दो पार्ट में भर जाता है। ओके, इनके भरने के कारण जो हमारा एक्सचेंज ऑफ एयर है वो उसको होने में दिक्कत आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइलैक्सिस, तो हम इसमें कर क्या सकते हैं या इससे प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब जो जिनको निमोनिया है ओके इनको आइसोलेट करना चाहिए, बिकॉज ये अगर किसी और के हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस हेल्दी पर्सन को भी निमोनिया हो सकता है। ओके, तो जिनको निमोनिया होता है उनको आइसोलेट किया जाता है, इसलिए कोरोना वायरस के दौरान भी हम लोग क्वारंटाइन में हैं। क्वारंटाइन इन द सेंस जो अफेक्टेड पर्सन को क्वारंटीन किया जाता है। नाउ वैक्सीन आर अवेलेबल, तो अब निमोनिया के वैक्सीन भी आ चुके हैं। थेरेपीज कौन कौन से एंटीबायोटिक्स लिया जाता है निमोनिया में, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, पेनिसिलिन ड्रग, इनको लिया जाता है इन निमोनिया में। इसके अलावा फ्लूकोजैसिलिन आर रिकमेंडेड, तो इनको बेसिकली रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ पर्सन एक्वायर infection by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with infected person। अब सीधी सी बात है, निमोनिया सिंस ट्रांसमिटेबल डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर सकता है बहुत ईजिली। तो जिनको निमोनिया है अगर उनके थोड़े से भी 5 मिनट भी अगर उनके कांटेक्ट में आप आ जाते हैं या उनके ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स को आप ब्रीथ कर लेते हैं, ब्रीथ इन कर लेते हैं, तो आपको भी निमोनिया हो जाएगा। तो जिनको भी निमोनिया होता है उनसे आप दूरी बना के रखें। नेक्स्ट, थर्ड डिजीज इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक ऐसा, इट्स द मोस्ट कॉमन डिजीज, बहुत ही कॉमन है आजकल, सभी को कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, अब ये जो पहले जो भी 2 डिजीज थे, एक निमोनिया और दूसरा टाइफॉइड फीवर, ये दोनों बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कॉमन कोल्ड हमारा वायरल डिजीज है, यानी एक वायरस के कारण होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस ह्यूमन डिजीज, तो ये बहुत कॉमन सा डिजीज है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस, तो याद करने वाली बात यह है कि ये कौन से वायरस के ग्रुप से होता है, राइनो वायरसेस ग्रुप के कारण, ग्रुप ऑफ वायरस है। राइनो वायरस ऐसा ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसके कारण कॉमन कोल्ड होता है। इसमें होता क्या है, दे इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पायरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। तो जैसा कि मैंने बताया निमोनिया के पार्ट में होता यह है कि ऊपर का पासेज में कोई इन्फेक्शन नहीं आती है, नीचे के पार्ट पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि मेन लंग्स जहाँ पे मेन ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, CO2 का डिफ्यूजन होता है, वहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहीं पे फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, तो मेन लंग्स अफेक्ट होता है। एंड इन कॉमन कोल्ड ऊपर का पार्ट यानी कि ब्रोंक्यूल्स के ऊपर का पार्ट इन्फेक्ट होता है। दे इन्फेक्ट बेसिकली नोज और रेस्पिरेटरी पासेज, बस पासेज यहाँ पे इन्फेक्टेड होते हैं। So it is less severe, pneumonia is more severe. Next point is characterized by, it is characterized, इसको हम पहचाने कैसे, nasal congestion होगा इसमें and discharge, तो nasal congestion और discharge होता है। sore throat, मैं अभी इसी common cold से सफ़र कर रहा हूँ ओके, तो मेरा भी थ्रोट जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। nasal congestion हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, हॉर्सनेस आ जाता है, थोड़ा आवाज़ थोड़ा आपका भारी हो जाएगा, कफ फॉर्मेशन होता है, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, स्नीजिंग होगा और मेन बात फीवर हो जाता है इसमें। तो कॉमन कोल्ड के बारे में हमको लगता है सभी जानते ही होंगे। इट अटैक लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days, तो 3 से 7 दिन तक कॉमन कोल्ड किसी पर्सन में रह सकता है। कुछ में तो 1 दिन का रहता है, किसी में तो एक्सेप्शन केस है, बाकी सब में 3 से 7 दिन तक तो नॉर्मली रहता है, यानी 3 से 7 दिन लग जाता है पर्सन को ठीक होने में कॉमन कोल्ड से। What cause it, यानी कॉमन कोल्ड करता क्या है, ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। यानी कॉमन कोल्ड होता कैसे किसी पर्सन में, कॉज का मतलब कैसे कॉमन कोल्ड हम इनहेरिट करते हैं हमारे अंदर। तो अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन
कि कफ और स्नीजेस को इनहेल कर लेते हैं, ओके, और या फिर डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में रहते हैं उनके, या हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कुछ शेयर कर ले, पेन, बुक या कुछ भी, अगर उनसे हैंड भी शेक कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमें उनका कॉमन कोल्ड हमारे अंदर आ जाता है। व्हाट इज द प्रोफाइलिक्स, यानी कि हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, तो जो जिनको भी कॉमन कोल्ड है उनको भी आइसोलेट किया जाता है। सिंस ये सीवियर नहीं है तो इसमें कोई भी खास ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब क्या, अगर किसी को कोरोना वायरस है, ओके, तो उसमें निमोनिया होता है एंड इट इज़ ईजिली ट्रांसमिटेबल, इसमें मर भी जाते हैं लोग कुछ, तो उनको आइसोलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो उनको जनरली आइसोलेट होने के लिए यानी क्वारंटाइन होने के लिए कुछ खास नहीं कहा जाता है, ओके, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बट होना ये चाहिए कि उस पेशेंट को आइसोलेट रहना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ क्लोथ्स एंड आर्टिकल्स यूज बाय पेशेंट, अगर वो पेशेंट कुछ भी यूज कर लेता है, किसी क्लोथ्स को या किसी पेन, बुक, लैपटॉप, कुछ भी यूज कर लेता है, तो उन सभी को स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द थेरेपी, कॉमन कोल्ड में भी एंटीबायोटिक्स रिकमेंड किया जाता है, और कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर कॉमन कोल्ड। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसको आप प्लीज नहीं मिस कीजिएगा, दैट इज मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम पूरा डिटेल में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दैट द राधे ट्यूटोरियल, इनको आप जरूर से जरूर शेयर करें हर एक के साथ, ताकि उनको भी फुल कॉन्सेप्ट मिल सके हर चैप्टर के रिगार्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच।